दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस बेल आइकन का जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। दोस्तों आइए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ सोनी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट यानी कि जियोग्राफी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो आपके ऑल इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम में इसके भी क्वेश्चन आंसर जरूर आते हैं। दोस्तों आज मैं इसका फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ आपके लिए, मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मैं आज आपको इसके उत्पत्ति से लेकर, मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक का यानी कि आज तक के वर्तमान समय का पर्यावरण के साथ कौन से इसके संबंध होते, कैसे संबंध होते हैं, वो सब की मैं आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को जरूर साथ में पढ़ें। मैं जानती हूँ कि आजकल के बच्चे एक मॉडल पेपर ही जानना चाहते हैं, मॉडल पेपर को ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चय ही इसके अकॉर्डिंग आने वाले क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाते हैं और एग्जाम देते समय आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आप फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। दोस्तों फिर भी अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर जरूर दूंगी। दोस्तों अगली वीडियो मेरी इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर की होगी, उसे देखना ना भूलें। तो आइए अब मैं बताती हूँ मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल। मानव भूगोल का अर्थ होता है भूगोल की वह भाग या वह शाखा, ब्रांच, जिसके अंतर्गत हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक अर्थात वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, उसे मानव भूगोल कहते हैं। दोस्तों मानव भूगोल मानव की सामाजिक स्थिति तथा प्रकृति के साथ व्यवहार का अध्ययन कराता है। इसका मूल उद्देश्य मानवीय समस्या की पहचान कर उसे पृथ्वी ग्रह के साथ जोड़कर समाधान करना होता है। पृथ्वी को एक नवीन आकार देने में मानव की भूमिका का प्रतिपादन करने का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार भूगोल की 3 प्रमुख शाखा होती हैं। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट को कहती हूँ, सिर्फ मॉडल पेपर देखने के बजाय आप चैप्टर का अध्ययन भी करेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी जानकारियां मिलती हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद याद हो जाते हैं। तो मैं बता रही थी कि भूगोल की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी। नंबर 2 मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी। मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रेडजेल हैं। इनका नाम इसमें आ रहा है, ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि मानव भूगोल के संस्थापक कौन थे। फ्रेडरिक रेडजेल हैं, जो पर्सिया के रहने वाले थे, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी और 1882 की रचना की थी। एंथ्रोपोलॉजियोग्राफी। इनका जन्म 1844 में हुआ था। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक के अनुसार मानव भूगोल के अनुसार भूगोल का अध्ययन करने पर द्वैतवाद की स्थिति भी आती है। दोस्तों द्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? द्वैतवाद का मतलब 2 अलग अलग स्थिति का होना होता है, या फिर भिन्न भिन्न रूपों वाले हालात अर्थात विचारों में 2 अलग अलग रूप भूगोल के संदर्भ में आते हैं। इसे हम द्वैतवाद कहते हैं। दोस्तों भाव चित्रात्मक, इसका अर्थ होता है भाव को अर्थात मानसिक भाव को समझने तथा प्रकट करने के लिए बनाया गया चित्र से होता है। दोस्तों इसे प्रकृति और मानव में बहुत पहले से अर्थात आदिकाल से गहरा संबंध होता है। यह एक दूसरे से पूरक हैं
यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अर्थात प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश के बारे में अध्ययन जीवित जीव के रूप में कहते हैं। सड़कों, रेल मार्गों आदि को परिसंचरण की धमनियों के रूप में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और मनमोहक है दोस्तों। मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक और अच्छा होगा, मानव उतना ही सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। अब मैं इन तथ्यों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से तथ्य मानव भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे मुद्राएं, भू आकृति, जल, वायु, जल, हवा, सूरज, बारिश, पहाड़, समुद्र की धाराएं, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि, ये मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मानव द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था कौन कौन सी होती हैं? जो मानव द्वारा बनाए गए हैं दैनिक उपयोग का सुविधाजनक व्यवस्था, जैसे घर, नगर, सड़क, गांव इत्यादि, भौतिक संस्कृति आदि, ये सब मानव द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के लिए बनाई गई वस्तुएं हैं जो मैंने आपको बताई। मानव का प्राकृतिकरण। मानव का तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन को सुविधाजनक तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं। मनुष्य को तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विरासत से प्राप्त होती है। शुरुआत में मानव अर्थात प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक समय में मानव प्रकृति को ज्यादा महत्व देते थे दोस्तों, तथा उसी की पूजा भी करते थे। मानव प्रकृति के नियमों का पालन कर तथा बेहतर ढंग से समझकर प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। जैसे आनुवंशिकी के नियम का अध्ययन कर डीएनए के बारे में जाना जाता है और तरह तरह की बीमारियों का समाधान निकाला है। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना से आग की खोज हेमोलॉजी को काफी मदद मिली दोस्तों। पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद एक अवधारणा है। निश्चयवाद एक अवधारणा है और यह प्रकृति तथा मानव यानी कि मनुष्य के मध्य तालमेल के बारे में अध्ययन कराता है। प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता और यहाँ तक के दार्शनिक भी निश्चयवाद अवधारणा को समर्थन देते हैं। जो प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता थे वो भी इस अवधारणा को समर्थन करते हैं दोस्तों। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव की दैनिक क्रियाकलाप तथा जीवन पर भौतिक कारक जैसे जलवायु, बाढ़, प्राकृतिक वनस्पति नियंत्रण बनाए रखता है दोस्तों। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को मानव अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। हमारी प्रकृति में जो भी चीजें वस्तुएं हैं उसको मनुष्य अपने सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये तो आप सभी को पता है। किसी वस्तु को मानवीय रूप देने की क्रिया या भाव को मानवीकरण कहा जाता है। किसी भी वस्तु को अगर मानवीय रूप देना हो उसी को हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। मानव को स्वतंत्र कारक बताया गया है।
हर जगह पर उपस्थित सभी संभावनाओं का मालिक मानव होता है। सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान प्रकृति का उपयोग में मानव को मदद करता है दोस्तों। संस्कृति ज्ञान तकनीकी में उपयोग मानव को मदद करता है। संभववाद मानव भूगोल का एक संप्रदाय रूप से समान है, जिसके अंतर्गत विचारधारा और दर्शन इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। संभववाद के अंतर्गत इसको माना गया है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। प्रकृति पर्यावरण का विस्तार जितना अधिक होगा उतना ही मानव स्वतंत्र होकर विकल्पों को चुनेंगे। प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव प्रकृति द्वारा आरोपित जोखिम भरी अवरोधों पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुए हैं। जैसे बाढ़ के हालात में मानव अपने जीवन को भी अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, क्योंकि मानव प्रौद्योगिकी की मदद से ऊंचे ऊंचे घर का निर्माण करते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी का मुख्य भूमिका होती है। इसमें बाढ़ की स्थिति में भी आप सभी को पता है कि जहां भी बाढ़ की स्थिति ज्यादा होती है वहां घर ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी की मदद होती है दोस्तों। नव निश्चयवाद भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना दी, जो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के मध्य अपना मार्ग दर्शाता है। इनका नाम भी इसमें भूगोलवेत्ता जो थे ग्रिफिथ टेलर, इनका नाम आया है इसमें, ध्यान देना चैप्टर में दोस्तों। उन्होंने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था। रुको और जाओ नव निश्चयवाद का ही नाम दिया था दोस्तों। नव निश्चयवाद के अनुसार अर्थात नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो भूगोलवेत्ता थे, समय के गलियारों से मानव भूगोल। गलियारा का अर्थ होता है सीधा तथा लंबा पथ, अर्थात गली या रास्ता। गलियारा को अंग्रेजी में कॉरिडोर कहते हैं दोस्तों। समय के साथ उपगमों में बदलाव आया। पहले समाजों के बीच एक दूसरे के बारे में ज्ञान समिति थी। 15वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक प्रकार की खोज तथा अन्वेषणों का प्रयास किया गया, क्योंकि अन्वेषण से मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। धीरे धीरे देशों और लोगों के बारे में मिथक और रहस्य राज यानी सीक्रेट खुलने शुरू हो गए थे। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का लगाव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासन जैसे पक्षों से था दोस्तों। इसके अंतर्गत मानवतावादी या मूलवादी तथा व्यवहारवादी 3 अलग अलग विचारधाराएं आती हैं। 3 तरह की विचारधाराएं थी इसमें, मानवतावादी, अमूलवादी तथा व्यवहारवादी। तीनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। मानव भूगोल के क्षेत्र, अब मैं क्षेत्रों के बारे में बता रही हूं। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नागरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल आदि महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। मानव भूगोल के उप क्षेत्र में निर्वाचन भूगोल,
लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन, कृषि, उद्योग, पर्यटन स्थल, सैन्य क्षेत्र, सांस्कृतिक, सामाजिक कल्याण, चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार आदि मुख्य यानी कि प्रमुख भूगोल थी। ये सब प्रमुख भूगोल हैं दोस्तों। उपक्षेत्र में निर्वाचन भूगोल तथा लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल मैंने अभी नाम बताए थे आपको। ये सारे ही जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अंतर्गत भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत प्रमुख भूगोल हैं। समय, अवधि और उसके उपागम का अर्थ घटित होना या पहुंचना होता है। समय, अवधि और उसके उपागम। उपागम का अर्थ घटित होना या पहुंचना होता है दोस्तों। जैसे समय अवधि, टाइम पीरियड, उपगम मतलब अप्रोच। अप्रोच होता है आरंभिक, प्रारंभिक उपनिवेश युग। इस युग में अन्वेषण और विवरण का अर्थ व्याख्या करना या स्पष्ट करना होता है। मैं अर्थ भी बीच बीच में बताती जा रही हूं, पर बल दिया गया है। उत्तर उपनिवेश युग। इस युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया है, अर्थात प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। उत्तर उपनिवेश में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। 1950 के दशक में डिकेड के अंत में 1960 के दशक के अंत तक मुख्यतः 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। मैंने अभी बताई थी 3 विचारधाराएं। 1950 से 1960 के दशक में इन 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था। मानवतावादी, आमदवादी तथा व्यवहारवादी। 1990 के दशक में इस दशक के भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था। उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ था 1990 के दशक में। उपागम भूगोल के संदर्भ में उपागम का अर्थ वह तरीका है, वह दृष्टिकोण से है जिसके आधार पर किसी खास समाज की विवेचना जानना की जाती है दोस्तों। आधुनिकवाद इसके अंतर्गत सामान्यीकरण और मानवीकरण प्रत्येक का स्थानीय संदर्भ के समक्ष पर जोर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों भूगोल यानी कि जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर की जानकारी। मैं फिर भी सभी बच्चों को समझाना चाहूंगी कि अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर ऐसे ही मिल जाते हैं और ऐसे ही याद हो जाते हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सिर्फ मॉडल पेपर को ही ना देखें, चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो आपको बहुत जानकारी इसमें मिल जाती है, जो आपको एग्जाम देते समय बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर आ जाता है और आप आंसर लिख पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।